सच में पुतिन का घर खतरे में था या ये केवल एक चाल थी? रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन के साथ राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यूक्रेन ने भी इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि रूस नए हमलों के लिए बहाने तलाश रहा है। राजनीतिक और खुफिया स्तर पर यह मामला पूरी स्थिति को और जटिल बना रहा है, जिससे युद्ध के मोर्चे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की नई जटिलताओं से रूबरू कराने वाले हैं। नए साल की शुरुआत में ही ये युद्ध कई मंचों पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उसके परिणाम अब केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, खुफिया और आर्थिक स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि केवल 7 घंटे में उसने यूक्रेन के 201 ड्रोन मार गिराए, जिसमें से 21 सीधे मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। यह दिखाता है कि अब युद्ध की रणनीति सीधे रूस की राजधानी और मुख्य ठिकानों को निशाना बना रही है। राजनीतिक नजरिए से यह भी स्पष्ट संदेश है कि रूस अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय ताकत को दिखाने के लिए हर साधन का उपयोग कर रहा है। तान्या, और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच खुफिया युद्ध भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने डेनिस कपुस्तिन की कथित मौत को फर्जी साबित करके एक बेहद चतुर रणनीति अपनाई। 27 दिसंबर को यह खबर आई थी कि कपुस्तिन जापोरिजिया इलाके में मारे गए, लेकिन अब पता चला कि ये एक सुनियोजित योजना थी। इस रणनीति ने रूसी खुफिया नेटवर्क को भ्रमित किया और यूक्रेन को एक बड़ी रणनीतिक जीत दिलाई। राजनीतिक दृष्टि से यह दिखाता है कि युद्ध केवल मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि खुफिया और रणनीतिक स्तर पर भी निर्णायक मोड़ ले चुका है। इशिका, और इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य ये भी है कि रूस ने कपुस्तिन की हत्या के लिए $5 लाख का इनाम रखा था, लेकिन अब ये रकम यूक्रेन की ओर से चली गई। यूक्रेनी खुफिया प्रमुख किरोलो बुडानोव ने वीडियो संदेश में पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया और बताया कि कपुस्तिन अब फिर से ऑपरेशन एरिया में लौटने और कमांड संभालने के लिए तैयार है। ये केवल एक रणनीतिक जीत नहीं बल्कि रूस को संदेश देने वाला राजनीतिक इशारा भी है कि यूक्रेन हर स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार है। बिल्कुल तान्या, युद्ध की मार केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही है। बता दें कि खार्किव के पास फेल्डीमेन इको पार्क में रूसी ग्लाइड बम गिरने से दर्जनों जानवर मारे गए या घायल हुए। शेरों के बाड़े और पक्षियों के आश्रय पूरी तरह तबाह हो गए हैं। यह घटना युद्ध के सामाजिक और मानव अधिकार प्रभाव को उजागर करती है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये रूस की आक्रामक नीति और युद्ध की कठोरता को दिखाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे अधिक राजनीतिक हलचल तब मची जब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रूस के अनुसार इस हमले में 91 ड्रोन शामिल थे, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके आकलन में कहा गया है कि यूक्रेन ने पुतिन या उनके किसी आवास को टारगेट नहीं किया। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ा रहा है और रूस के हर छोटे से छोटे घटनाक्रम को भी राजनीतिक बहस और मीडिया नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। बिल्कुल, रूस के इस दावे के बावजूद आपको बता दें, उसने कहा है कि उसके पास ड्रोन के नेविगेशन डेटा है और वो उन्हें अमेरिका को सबूत के तौर पर भेजेगा। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस के कई इलाकों में तेल रिफाइनरी और ऊर्जा भंडारण केंद्रों में आग लगी है। बता दें, यूक्रेन ने इन हमलों की पुष्टि की और कहा कि उनका उद्देश्य केवल सैन्य और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना है। राजनीतिक दृष्टि से यह दिखाता है कि युद्ध की दिशा अब आर्थिक और ऊर्जा संसाधनों तक भी फैल गई है, जिससे रूस की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ा है। 2025 के आंकड़े भी राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कुल 4,336 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी इलाके पर कब्जा किया, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% से भी कम है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की पकड़ सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जहां करीब 78% इलाका रूसी नियंत्रण में है।
इसके बावजूद कीव का दावा है कि रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी प्रगति धीमी बनी हुई है। यह स्थिति राजनीतिक रणनीति और युद्ध नीति दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल तान्या, रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने अधिकतम लक्ष्यों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते और लगातार युद्ध जारी रखने की बात दोहराते रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही युद्ध की गति और जटिलता ये दर्शा रही है कि शांति वार्ता फिलहाल केवल दावे तक सीमित है। राजनीतिक विश्लेषक इसे रूस की आक्रामक नीति और यूक्रेन की रणनीतिक चतुराई का प्रमाण मान रहे हैं। वहीं युद्ध अब केवल मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक संतुलन पर भी असर डाल रहा है। इस पूरे परिदृश्य में राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब केवल सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं है। ये राजनीतिक, खुफिया और रणनीतिक युद्ध का भी रूप ले चुकी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को भ्रमित करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन पर ड्रोन हमले के दावों और CIA द्वारा इसे खारिज किए जाने की घटना इस राजनीतिक जंग का उदाहरण है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दबाव पैदा कर रही है। इसके अलावा यूक्रेन ने खुफिया रणनीति के माध्यम से दिखा दिया कि वे केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी सक्षम हैं। डेनिस कपुस्तिन की कथित मौत का फर्जी खुलासा ये साबित करता है कि यूक्रेन हर स्तर पर युद्ध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ये राजनीतिक दृष्टि से ये भी संदेश देता है कि रूस के खिलाफ रणनीतिक और मानसिक दबाव डालना अब यूक्रेन की प्राथमिकता बन चुकी है। बिल्कुल, जानवरों की हानि और नागरिक इलाकों पर हमले भी राजनीतिक दृष्टि से गंभीर हैं। अगर नजर डाली जाए तो फील्डमैन इको पार्क में हुई तबाही ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को सक्रिय कर दिया है। ये रूस की सैन्य रणनीति की कठोरता और युद्ध के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को उजागर करता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और युद्ध की नैतिक वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। रूस के ऊर्जा और तेल ढांचे पर हुए हमले भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन का उद्देश्य न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और ऊर्जा संस्थानों पर रूस की पकड़ कमजोर करना है। ये युद्ध का नया आयाम है, जो केवल मोर्चों की लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति को भी दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संघर्ष स्थिरता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील बन गया है। रूस की आंतरिक राजनीति पर भी इस युद्ध का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुतिन के दावों और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा इन्हें खारिज किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की छवि पर असर पड़ रहा है। ये राजनीतिक और सामरिक संदेश दोनों का सम्मिश्रण है। अगर स्पष्ट करता है यहाँ पर कि युद्ध की लड़ाई अब केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, खुफिया और मीडिया युद्ध में बदल चुकी है। तो यूक्रेन ने 2025 में रूस के खिलाफ अपनी रणनीति को लगातार मजबूत किया है। खुफिया ऑपरेशन, ड्रोन हमले और आर्थिक ठिकानों पर हमले ये दर्शाते हैं कि यूक्रेन हर स्तर पर अपने विरोधियों को चुनौती देने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये राजनीतिक दृष्टि से ये साबित करता है कि युद्ध अब रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है और भविष्य के परिणाम वैश्विक राजनीतिक संतुलन पर असर डाल सकते हैं। इस पूरी परिस्थिति में ये साफ दिखाई दे रहा है कि शांति वार्ता फिलहाल दूर की कौड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष अपने संदेश और ताकत दिखाने के लिए हर माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में भी गंभीर परिणाम पैदा कर रहा है। तो हमारी निगाहें संघर्ष पर लगातार बनी रहेंगी और जैसे ही नई राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल यही स्थिति है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अब कई स्तरों पर तेज गति पकड़ चुका है और नए साल की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक संतुलन के लिए ये गंभीर चुनौती बन गई है। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध क्या कुछ रुख लेता है, किस मुकाम तक पहुंचता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।